हाय एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गुप्तकालीन बिहार। इससे पहले हमने बिहार स्पेशल में मौर्य वंश का, मगध का उत्थान, जैन भगवान के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में, और हमने कौन सा स्रोत है प्राचीन भारत का, भारतीय इतिहास का, तो हमने सारे वीडियो में देख लिए हैं। 2 वीडियो हमारा पिछला हो गया है बिहार स्पेशल का, भारतीय हिस्ट्री का, तो आप ये याद रखिएगा। बिहार हिस्ट्री का हमने 2 क्लास ले लिया है बिहार परिचय से। आज हमारा क्लास नंबर 3 है, और जियोग्राफी से हमने 1 क्लास ले लिया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बिहार स्पेशल के नाम से, जो हमारा प्ले लिस्ट है उसमें बिहार स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे गुप्तकालीन बिहार, और आज हम ख़त्म कर देंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, और नहीं प्राचीन बिहार इतिहास ख़त्म कर देंगे, और मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आइए बिना देरी के हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था। तो चंद्रगुप्त के जो पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक और गुप्त वंश की जो स्थापना का वर्ष था वो 320 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा है, ये गुप्त वंश का है, तो ये आप याद रखिएगा। गुप्त वंश प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं, फिर कुमार गुप्त आते हैं, तो ये गुप्त वंश का हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस शासक ने वैशाली के लिक्ष्वनी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया था। तो लिक्ष्वनी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे विवाह कर लिए थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाअधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये जो उपाधि धारण किए थे तो कब, जब इन्होंने राज सिंहासन में राज्याभिषेक अपना करवाते हैं पाटलिपुत्र में, तो वहाँ ये महाअधिराज की उपाधि धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम, किस शासक ने स्वयं को लिक्ष्वनी का दोहित्र कहा। तो लिक्ष्वनी का जो दोहित्र कहे थे वो थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो बिहार में गुप्त शक्ति का जो संगठन का श्रेय दिया जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आप याद रखिएगा। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने अपना राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में ही करवाया था, तो वही उनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो ये जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, जो मेघवर्मन थे वो इनसे अनुमति लेते हैं बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए। सी हो जाएगा राइट आंसर। तो समुद्रगुप्त से आते हैं आज्ञा लेने के लिए अनुमति श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। समुद्रगुप्त हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश के जो राजा थे कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा विश्व की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की। तो ये हमारा सिर्फ वंश दिया हुआ है गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के कुमारगुप्त थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसने की थी, मतलब कब हुई थी। तो बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है उसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा।
तो चीनी जो यात्री था फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आता है और यह 3 साल के लिए भारत में पाटलिपुत्र में रहा था। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 वर्ष, राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आता है। इसका उद्देश्य था बौद्ध पांडुलिपियों द्वारा प्राप्त करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान किसके टाइम पीरियड में आता या किसके समय में आता, तो चंद्रगुप्त द्वितीय आप याद रखिएगा। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध भी पाटलिपुत्र से था। डी हो जाएगा राइट आंसर। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी, तो ये भी याद रखिएगा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में स्थापित हुई है या प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल की जो एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति है वो हमारा शाहाबाद जिला से प्राप्त हुआ है। हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ हुई है? तो सुल्तानगंज से जो 7.5 फीट की ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो यह भी गुप्त काल के हैं। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था यह माना जाता है? तो राजगीर में जो स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। बी हो जाएगा राइट आंसर। तीरमुक्ति का राज्यपाल कौन था? तीरमुक्ति जो कि आधुनिक दरभंगा है उसका नाम, तो इसका जो राज्यपाल था वो हमारा गोविंद गुप्त हो जाएगा। ए राइट आंसर। गोविंद गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में जो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था वो नालंदा था। हमारा ए राइट आंसर। इसमें हमारा सभी हो जाना चाहिए उपयुक्त में से। इसमें तो पॉइंट दिया हुआ सॉरी। नालंदा भी था और विक्रमशिला भी था, औदंतपुरी था, लेकिन इसमें आप आंसर हमारा ए दिया गया है क्योंकि जो विक्रमशिला है वो भी शिक्षा का केंद्र था बौद्ध विहार के लिए। औदंतपुरी, तो इसमें बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र बोले तो नालंदा हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें विदेशों से लोग पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो हमने पीछे भी जस्ट बताया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकेंड को ही बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेगा। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए तथा रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवा दी थी। तो ये वो बोले थे, फाहियान ने कहा था कि मध्य भारत के सभी देश में मगध देश में जो है सर्वाधिक नगर थे और इसमें जो है धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनाए और यहाँ रोगियों को मुफ्त में दवा और भोजन प्राप्त दिया जाता था। तो सी हमारा फाहियान हो जाएगा जो कि चीनी यात्री था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। गुप्त संबंध का आरंभ होता है, तो गुप्त संबंध का आरंभ होता है 320 ईस्वी पूर्व। सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किया था चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने हमारा। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रयाग प्रस्थिति किसका रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रस्थिति का जो रचयिता थे वो थे हरिसेन। हमारा सी बी हो जाएगा राइट आंसर, हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो समुद्रगुप्त जो कि दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रयाग प्रस्थिति में किस सम्राट ने विजय अभियानों की चर्चा की है? तो समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है इसकी चर्चा की गई है प्रयाग प्रस्थिति में।
तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो हुनों का आक्रमण था, प्रशासन एवं सामंती स्वरूप था और कमजोर शासक था। आर्थिक संकट नहीं था हमारा, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था? तो मगध पर मिहिर कुल का जो आक्रमण हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान का विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन से थे? तो वारामेहर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे, तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम मगध के परिवर्तित गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा जो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक श्री कृष्णगुप्त जो थे, तो ये जगह कृष्णगुप्त हमारा राइट आंसर। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईसा पूर्व तक 510 से 525 ईस्वी तक था। ईसा पूर्व मत कीजिएगा, ईस्वी सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मगध के किस प्रतिवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो मगध के जो कुमार गुप्त थर्ड थे उन्होंने परवर्ती शासक के मौखरी शासक को पराजित किया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भागों को जीत लिया था? तो मौखरी शासक थे जो कि दामोदर गुप्त को पराजित करके मगध में अधिकांश भाग को जीत लिया था, हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो हर्षवर्धन ने जो माधव गुप्त थे उनको मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था, तो हमारा ये याद रखिएगा। मगध के किस परवर्ती शासक गुप्त अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो मगध के जो परवर्ती गुप्त शासक थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये थे आदित्य सेन, तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मगध के प्रतिवर्ती गुप्त का वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मगध के प्रतिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त था सेकेंड, तो हमारा बी हो जाएगा जीवित गुप्त सेकेंड राइट आंसर। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का क्या किया? अंत कर दिया था, ये आप याद रखिएगा कन्नौज के शासक ने। मगध के किस प्रतिवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो मगध के जो कृष्णगुप्त थे इनको प्रवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है, तो कृष्णगुप्त हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था, मतलब विद्वान इनके आसपास में हमेशा रहते थे। अब हमें इसमें देखना है प्रतिवर्तियों की उपाधियां और इसमें मिलान करना हमें है। हर्षगुप्त की जो उपाधि थी वो थी वीर योद्धा। कुमार गुप्त की उपाधि थी महाअधिराज। जीवित गुप्त की जो उपाधि थी वो थी राजाओं में सिरमौर। आदित्य सेन की उपाधि थी परम भटनारक महाअधिराज, तो हमारा हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मगध के किस प्रतिवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो ये हमारा जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है कि उन्होंने समुद्र तट के जो हिमालय के शत्रुओं को क्या किया था? जीता था। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत
एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला था वो प्रथम शासक आदित्य सेन था। ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा। मगध के किस प्रतिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्यूएन तेंग भारत की यात्रा पे आते हैं? तो आदित्य सेन की शासक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मगध के प्रतिवर्ती शासकों का सही क्रम बताना है। तो पहले कृष्णगुप्त थे, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और लास्ट में आदित्य सेन। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत्स्यंग बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो लगभग 673 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इत्स्यंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। डी हो जाएगा राइट आंसर। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग है जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा सन 635 में की थी। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था जो कि बोधि वृक्ष को बोध गया में इन्होंने हानि पहुंचाई थी। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मार्थ था। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे पालकालीन बिहार। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो औदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो अवस्थित है वो हमारा बिहार राज्य में। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य में बिहार शरीफ में ये स्थित था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे। और औदंतपुरी की जो स्थापना किसने की थी? तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि औदंतपुरी की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो मैं आपको बताती हूँ अभी, आप कमेंट लेकिन करके जरूर बताइएगा। तो गोपाल थे जो कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और जो कि हमारा बिहार शरीफ में है। विश्वविद्यालय नहीं था, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र था जो कि बिहार में है, बिहार शरीफ में। और इसकी स्थापना गोपाल करते हैं। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोपाल वंश के ही धर्मपाल करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल थे और इन्होंने शासन किया था 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो विक्रमशिला जो अभी हमने जस्ट बताया पाल वंश के जो थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सो ये हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर में यह विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय स्थित है। तो हमारा यह भागलपुर के पाथरघाट में स्थित है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला जो शासक था वो था हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर जो कि अभी बिहार के जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? देवपाल थे जो कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए थे। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो पाल शासक महायान है जो कि महायान शाखा को बौद्ध धर्म के संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। ए हो जाएगा राइट आंसर। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो देवपाल थे जो कि
देवपाल के शासनकाल में जो शैलेंद्र वंश के शासक थे उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दे दिया था बौद्ध मठ की स्थापना के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को अनुदान में दिया था? तो धर्मपाल थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दे दिया था। किस शासक ने औदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था, जो कि पाल वंश का संस्थापक है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में जो है कांसे की मूर्तियों का निर्माण में उन्नत शैली विकास बिहार में हुआ था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली का निर्णायक देन थी तो धीमन एवं बिठपाल की थी। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठलपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे नालंदा के। तो सी हो जाएगा नालंदा हमारा राइट आंसर। धीमन का पुत्र क्या था? विठलपाल, जो कि धीमन का पुत्र था। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य नालंदा एवं कुर्कीहार, जो कि गया से मिलता है। पालकालीन मूर्तियां कलाकार धीमन एवं विठलपाल समकालीन किसके थे? तो ये समकालीन थे धर्मपाल और देवपाल के। डी हो जाएगा राइट आंसर। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहारिक प्रज्ञापरमित और पंचरज किस युग के हैं? तो ये है पाल युग के। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नालंदा से। हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते हैं। तो पाल शासक है जो कि अपना आदेश प्रसारित करते हैं पाटलिपुत्र से। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको आवाज़ थोड़ी स्लो आती होगी तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास माइक है नहीं, तो मैं जितना भी जोर हो सकता है ज़ोर से बोलने की कोशिश करती हूँ और तेज़ मैं बोलती भी हूँ, इतना तेज़ कि मेरा गला दर्द हो जाता है, फिर भी मैं आपके लिए तेज़ बोलती हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत अगर आपको वॉइस नहीं आ रही होगी तो आप ईयरफोन लगा लीजिए या फिर कहीं शांत माहौल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि माइक जब मैं लूँगी तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो माइक मैं जल्दी लूँगी, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट हमारा है पाल काल में श्रीनगर मुक्ति कहाँ जाता है? तो पाल काल में जो श्रीनगर मुक्ति कहा जाता था वो बगत को कहा जाता था। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये हमने देखा कि नहीं, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे तो पाटलिपुत्र से करते थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में जो देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के जो राजा है बलदेव पुत्र ने कहा कि विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़ा सा ही रह गया, फिर हम सल्तनत काल पे पहुंच जाएंगे। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097 से 98 किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के का समय में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो रामपाल है इनके समय में तिरहुत के जो कर्नाट राज का उदय 1097-98 के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का संस्थापक कौन था? तो ये राम सिंह देव थे। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, बी हो जाएगा, नन्य देव थे। आई एम सो सॉरी। तो मिथिला के जो तिरहुत के कर्नाट राज का संस्थापक था नन्य देव थे। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। तो मिथिला के जो कर्नाट शासकों की राजधानी थी वो सिमरावगढ़ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। बी हो जाएगा राइट आंसर। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ तो कब हुआ था? तो 1378 ईस्वी तक हुआ था। तो 1378 ईस्वी में क्या हुआ? कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंध का विकास हो गया था कर्नाट शासक के समय में। ये हो जाएगा राइट आंसर। मैं थोड़ा इसलिए मिस्टेक हो जाती हूँ बोलने में, क्योंकि जो मोबाइल है मैं बहुत अपना फेस के पास में रखती हूँ ताकि आपको आवाज़
तेज़ी से जाए, इसलिए पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मुझे फेस थोड़ा दूर में रहता तो फ़ोन अच्छे से दिखता है क्या लिखा हुआ, लेकिन मैं थोड़ा पास से बोलती हूँ इसलिए मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस टाइप कर देती हूँ। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो बिहार में जो कर्नाटक शासक है उनके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, ये हो जाएगा राइट आंसर। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। जो तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी वो तिरहुत आए थे 1234 ईस्वी में, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप देख ही रहे हैं, ये हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद हम सल्तनत काल में पहुंच जाएंगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य का शासक किसका शासन था कर्नाटक राज्य में? तो जब बख्तियार खिलजी आते हैं जिन्होंने विक्रमशिला, नालंदा, विश्वविद्यालय सभी को ध्वस्त कर दिया था, तो उनके समय में जो कर्नाटक राज्य के शासक थे वो नरसिंह थे, नरसिंह देव, हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो विदेशी यात्री था धर्मस्वामीपन और मुल्ला ताकिया, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। तुगारिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो तुगारिक तुगन के जो अभियान के समय कर्नाटक राज्य का जो शासक था वो रामसिंह देव था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाटक शासकों में जो महान एक समाज सुधारक था वो हरिसिंह देव था, बी हो जाएगा राइट आंसर। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो हरिसिंह देव के समय में ही हुआ था, सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम आ गए मध्यकालीन बिहार में। तो मध्यकालीन बिहार हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि आज हम प्राचीन भारत तक ही रह जाते हैं, और कल हम मध्यकालीन बिहार हो सकता तो देखेंगे कितना है, ज़्यादा नहीं रहेगा तो हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे सल्तनत काल और मुगल काल, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक भारत बिहार के इतिहास में। तो आपको वीडियो के साथ कमेंट करके बताइएगा, एक अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पढ़ ले तो पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में भी इस पेज हम पढ़ लेंगे, तो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। देख लेते हैं बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी था, इब्ने बख्तियार खिलजी, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, बहुत बड़ा ही नाम है, तो बख्तियार खिलजी आप याद रखिए, इन्हीं के नाम से बख्तियारपुर नाम है स्टेशन का। बख्तियारपुर खिलजी के बिहार में पहला महत्वपूर्ण विजय कौन सा था? तो बिहार शरीफ था, जो कि उदंतपुरी की, उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियारपुर खिलजी ने करवाया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, तो बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी वो 1198 में हुई थी, हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आज पता नहीं क्या हो गया कि मैं बोलने में थोड़ा बहुत मिस टाइप कर रही हूँ। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? तो बिहार शरीफ में बनवाया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, डी हो जाएगा राइट आंसर। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो इंद्रयुम्न पाल था, तो बी हो जाएगा इंद्रयुम्न पाल हमारा राइट आंसर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। तो मैंने एक ही पेज इसको रखा ताकि आपको बता सकूँ कि हमारा नेक्स्ट सल्तनत काल स्टार्ट हो गया। तो सल्तनत काल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जिससे कि आपको सल्तनत काल पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। उसमें हम देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, तो हम एक वीडियो में से ख़त्म कर देंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो 2 वीडियो कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।